रूस में तेल की बारिश हो रही है और यह कोई मुहावरा नहीं है। मैं असली काली जहरीली बारिश की बात कर रहा हूँ जो इस वक्त रूस के एक शहर तुआप्से पर गिर रही है। निवासी अपनी उंगली छत पर फेरते हुए वीडियो बना रहे हैं और काले तेल की एक परत दिखा रहे हैं। गाड़ियां काले धब्बों से ढकी हुई है। समुद्र तट की पक्षियां मर रही हैं। शहर का धुआं अंतरिक्ष से भी दिखाई देता है। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि कुछ हफ्ते पहले यूक्रेनी ड्रोन ने रूस के 1000 किलोमीटर क्षेत्र पार कर उसकी सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी में से एक को उड़ा दिया। लेकिन तुआप्से तो सिर्फ एक शहर है। रूस के दूसरे छोर पर एक और रिफाइनरी जल रही है। रूस के एक और हिस्से में देश की 38 में से 16 बड़ी रिफाइनरियों पर पहले ही हमला हो चुका है और रूस के 83 में से कम 57 क्षेत्रों में पेट्रोल खत्म हो रहा है। आइए एक पल के लिए तुआप्से वापस चलते हैं क्योंकि वहां जो हुआ वह इस समस्या की गंभीरता को समझने में मदद करता है। तुआप्से काला सागर के तट पर स्थित एक बंदरगाह शहर है जिसकी आबादी लगभग 60,000 है और यह अपनी समुद्र तटों, शांत जीवन शैली और पर्यटकों के लिए जाना जाता है। वहां रूस की 10 सबसे बड़ी रिफाइनरियों में से एक थी जिसे रोसनेफ्ट संचालित करती थी और जो हर साल 12 मिलियन टन तेल प्रोसेस करती थी। क्रियाकाल पर ध्यान दें था। 2 हफ्तों में यूक्रेनी ड्रोन ने उस रिफाइनरी को 3 बार लगातार निशाना बनाया। एक धुआं खत्म होते ही दूसरा आ जाता था। फायर ब्रिगेड वाले एक काम खत्म कर तुरंत अगले में लग जाते थे। नतीजा ये हुआ कि रिफाइनरी ने अनिश्चित काल के लिए संचालन रोक दिया। 24 स्टोरेज टैंक नष्ट हो गए। 7 किलोमीटर लंबा तेल का धब्बा काला सागर में फैल गया और स्थानीय पर्यावरणविदों ने इस घटना को हाल के वर्षों में क्षेत्र की सबसे बड़ी पर्यावरणीय आपदा बताया है। 24 टैंक एक साथ। और यही नहीं रुका। तुआप्से की आग का धुआं इतना घना था कि वह रूस के पूरे काला सागर तट पर फैल गया। वह अनापा तक पहुंच गया। वो सोची तक पहुंच गया। हाँ, सोची, वही समुद्र तटीय स्थल जहां खुद पुतिन की गर्मियों की रिहाइश है, जहां रूसी अभिजात वर्ग आराम करने जाता है। वहां की हवा भारी और अंधेरी हो गई जिसमें जले हुए तेल की गंध थी। पुतिन ने 2022 में जो युद्ध शुरू किया था उसकी बदबू अब उसी की नाक तक पहुंच रही है। 3 सालों तक यूक्रेन ही था जिसके शहरों में आग लगी रही। आम लोग कैमरे के सामने रोते रहे और क्षितिज से धुआं उठता रहा। अब धुआं दूसरी तरफ से उठ रहा है और तुआप्से तो बस एक मिसाल है। 26 अप्रैल को यूक्रेनी ड्रोन सैकड़ों किलोमीटर पार करके यारोस्लाव रिफाइनरी पर हमला किया जिसकी सालाना 15 मिलियन टन तेल प्रोसेस करने की क्षमता है। बाल्टिक तट पर प्रिमोर्स्क और उस्लुगा बंदरगाह जो मिलकर रूस के तेल निर्यात का 40% से अधिक हिस्सा संभालते हैं, ने क्रमशः अपने 40 और 30% भंडारण टैंक खो दिए हैं। सैटेलाइट तस्वीरों ने इस विनाश की पुष्टि की है। अब यूक्रेनी हमले साइबेरिया तक पहुंच गए हैं जो सीमा से 1700 किलोमीटर दूर है। रूस के पास कोई सुरक्षित इलाका नहीं बचा। लेकिन पुतिन के लिए सबसे बुरा वो नहीं है जो रिफाइनरियों के अंदर जल रहा है। असली समस्या पेट्रोल पंपों पर हो रही है। रूस खुद को ऊर्जा महाशक्ति कहलाना बहुत पसंद करता है। अब ये ऊर्जा महाशक्ति पेट्रोल के बिना है। रूस के 83 में से 57 से ज्यादा क्षेत्रों में ड्राइवर घंटों तक पेट्रोल पंपों पर लाइन लगाते हैं ताकि टैंक भरवा सकें। कई जगहों पर राशनिंग लागू कर दी गई है। हर ग्राहक सिर्फ 10, 20 या 30 लीटर ही खरीद सकता है। यह शहर पर निर्भर करता है। मॉस्को में लुकोइल, जो देश की दूसरी सबसे बड़ी तेल उत्पादक कंपनी है, ने घरेलू भंडारण को रोकने के लिए पेट्रोल को कैनों में बेचने पर रोक लगा दी है। कब्जे वाले क्रीमिया के आधे पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल खत्म हो गया है। अब वो बात आती है जो बुरी मजाक जैसी लगती है।
रूस, जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक है, अब चीन और बेलारूस से पेट्रोल आयात कर रहा है। हाँ, रूस कच्चा तेल चीन को बेचता है, चीन उसे रिफाइन कर पेट्रोल बनाकर लौटाता है और रूस भुगतान करता है। अब कहानी पर वापस आते हैं। ये सब ध्यान से देखिए, एक ऐसे देश द्वारा किया जा रहा है जिसे 2 साल पहले खुद पश्चिमी मीडिया ने हारा हुआ मामला घोषित कर दिया था। वे कीव के पतन, मनोबल के टूटने और आत्मसमर्पण की बातें कर रहे थे। इसलिए अनिवार्य सवाल ये है, यूक्रेन जिसके पास न तो वायुसेना है, न नौसेना, न ही रूस के बराबर औद्योगिक क्षमता, वह ऐसी विनाशकारी मशीन कैसे बना सका जो यूरोप की सबसे बड़ी ऊर्जा शक्ति के तेल उद्योग को जला सके? पुतिन को एक बात का पूरा यकीन था कि रूस का विशाल आकार उसके 17 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के साथ एक ढाल की तरह काम करेगा। तेल उद्योग का दिल, जो देश के बहुत भीतर है, हमेशा पहुंच से बाहर रहेगा। यही उसका सबसे बड़ा दांव था और ठीक इसी दांव को यूक्रेन ने नष्ट कर दिया। ये ड्रोन जो ये सब कर रहे हैं वो आम ड्रोन नहीं है। हर एक की अपनी पहचान है, अपना अलग प्रोफाइल है और उसके पीछे एक दिलचस्प कहानी है। पहला, ड्रोन का नाम ल्यूटी है, जो एक यूक्रेनी शब्द है और इसका मतलब होता है क्रूर या गुस्सैल। यूक्रेनियों ने इस ड्रोन का नाम गरीबों का टॉमहॉक रखा है क्योंकि ये वही काम करता है जो $3 मिलियन का अमेरिकी क्रूज मिसाइल करता है, लेकिन इसकी कीमत करीब 2 लाख है। इसकी रेंज 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा है और ये 75 किलो तक का वारहेड ले जा सकता है। और इसे ईरानी ड्रोन शाहिद के सीधे जवाब के तौर पर डिजाइन किया गया है, जिसे रूस यूक्रेन पर हमला करने के लिए आयात करता है। दूसरा है बोबर, जिसका यूक्रेनी भाषा में मतलब होता है बीवर। ये वाला पहले ही मॉस्को तक उड़ चुका है और 800 किलोमीटर दूर तक के लक्ष्यों को मार सकता है। लेकिन शो का सितारा, वो ड्रोन जो सच में इस जंग को बदल रहा है, उसका नाम है FP1। यहीं से कहानी अजीब हो जाती है। FP1 मूल रूप से प्लाईवुड से बना होता है। इसकी कीमत प्रति यूनिट $55,000 है। यूक्रेन हर दिन इनमें से 100 बनाता है, हर दिन 100, हर दिन। और यह रूस के भीतर तक किए गए यूक्रेनी सभी हमलों में से लगभग 60% के लिए जिम्मेदार है। एक लकड़ी का ड्रोन जो पुरानी कार से भी सस्ता है, एक महाशक्ति के तेल उद्योग में आग लगा रहा है। और यही वह बिंदु है जहां हिसाब पुतिन पर भारी पड़ने लगता है। मेरे साथ सोचिए, हर एक FP ड्रोन की कीमत $55,000 है। रूसी S-400 सिस्टम का हर एक एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल जिसे पुतिन इन ड्रोन को गिराने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसकी कीमत लगभग $10 लाख है। एक ही रात में, हाल ही में 28 अप्रैल को रूस ने कहा कि उसने 186 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए। जरा हिसाब लगाइए, अगर हर इंटरसेप्शन में एक S-400 मिसाइल लगी हो तो रूस ने सिर्फ एक ही रात में अपनी रक्षा के लिए $186 मिलियन खर्च कर दिए। दूसरी ओर यूक्रेन ने करीब $10 मिलियन खर्च किए और फिर भी कई ड्रोन निकल गए। तुआब से रिफाइनरी में फिर आग लगी। यही समीकरण क्रेमलिन को तोड़ रहा है। हर लकड़ी के ड्रोन को गिराने के लिए पुतिन को महंगे मिसाइल खर्च करने पड़ते हैं, जिन्हें बनाने में महीनों लगते हैं और ये उन्हीं रूसी फैक्ट्रियों में बनते हैं जिन पर पहले ही हमला हुआ है। यूक्रेनी रणनीति सिर्फ नष्ट करना नहीं, बल्कि उसे तबाह ही रखना भी है। उदाहरण के लिए, वोल्गोग्राद की रिफाइनरी 2 महीनों में 5 बार निशाना बनी है। हर बार जब रूसी मरम्मत का काम पूरा करते हैं, अगला हमला हो जाता है। पुतिन ने यहां तक कर दिया कि सेना के रिजर्विस्टों को हाथ में राइफल देकर रिफाइनरियों की निगरानी के लिए भेज दिया, ताकि वे उन ड्रोन से बचा सके जो सैकड़ों मीटर की ऊंचाई पर उड़ते हैं। कल्पना करें, एक रूसी सैनिक राइफल लिए खड़ा है, ऊपर से गुजरते ड्रोन का इंतजार कर रहा है। हम 2026 में हैं, हम 1944 में नहीं हैं।
जैसा कि आप देख सकते हैं, हर मिसाइल जो पुतिन एक प्लाईवुड ड्रोन को गिराने में खर्च करते हैं, वो एक मिसाइल है जो उनके पास यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए नहीं बचती। रक्षा खर्च का हर अरब मोर्चे पर 1 अरब घटाता है। गणित सिर्फ शर्मनाक नहीं है, ये सच में रूसी बजट का सचमुच खून निकाल रहा है और ये आंकड़े डरावने हैं। सिर्फ मार्च 2026 के महीने में रूस ने तेल की आमदनी में 2 अरब 300 मिलियन डॉलर खो दिए। यह आंकड़ा ज़ेलेंस्की का है, जो पश्चिमी खुफिया एजेंसियों का हवाला देते हैं। पुतिन को अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध के कारण तेल की वैश्विक कीमतों में बढ़ोतरी से जो अतिरिक्त मुनाफा मिलता, उसका 40% यूक्रेनी रिफाइनरियों में लगी आग में बस यूं ही उड़ गया। रूस का 2026 का बजट 100 अरब डॉलर के घाटे का अनुमान लगाता है। इस घाटे की भरपाई के लिए पुतिन ने वह कदम उठाया जिसे वे पूरी जंग में टालते रहे। उन्होंने मूल्य वर्धित कर 20% से बढ़ाकर 22% कर दिया है। साधारण रूसी जो बाजार जाता है, पेट्रोल डलवाता है, किराया देता है, अब यूक्रेनी ड्रोन से नुकसान की भरपाई के लिए ज्यादा टैक्स दे रहा है। यूक्रेन पर आक्रमण पुतिन ने किया था, इसका खामियाजा रूसी जनता भुगत रही है। लेकिन इस कहानी का एक हिस्सा है जिसे लगभग कोई नहीं बताता। शायद यही सबसे ज्यादा खुलासा करने वाला हिस्सा है। मार्च 2026 में रूसी तेल के खिलाफ यूक्रेनी अभियान इतना प्रभावी, इतना विनाशकारी था कि कुछ अजीब सा हो गया। यूक्रेन के दोस्त भी इस तबाही पर यकीन नहीं कर सके। पश्चिमी सहयोगियों ने कीव के साथ गोपनीय बातचीत में ज़ेलेंस्की से हमलों की गति कम करने का अनुरोध किया। इसका कारण सीधा था, रूसी उत्पादन में हुई तबाही से वैश्विक बाजार में तेल की कीमतें प्रभावित होने लगी थी और इससे कई देशों में महंगाई पर दबाव बढ़ रहा था। ज़ेलेंस्की ने सार्वजनिक रूप से इस अनुरोध के अस्तित्व को स्वीकार किया। कीव के सहयोगी, वही जो 3 साल से हथियार भेज रहे हैं, नुकसान की गंभीरता को लेकर चिंतित थे। वे यूक्रेन से रूस को जलाना बंद करने के लिए कह रहे थे। इस स्थिति के बारे में सोचो। 3 सालों तक यूक्रेन ने और हथियार और मदद और बड़े पैमाने पर लड़ने की क्षमता के लिए गुहार लगाई। अब 2026 में सहयोगी देश यूक्रेन की मारक पहुंच को लेकर चिंतित हैं और ज़ेलेंस्की ने मना कर दिया। नुकसान और सबसे दिलचस्प बात यह है कि सहयोगियों की प्रतिक्रिया इस ना के जवाब में उम्मीद के बिल्कुल उलट थी। दबाव डालने के बजाय उन्होंने बटुआ खोला। नीदरलैंड्स ने यूक्रेन में ड्रोन उत्पादन के लिए 248 मिलियन यूरो देने की घोषणा की। बेल्जियम ने 85 मिलियन यूरो, नॉर्वे ने सह उत्पादन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। जर्मनी इससे भी आगे गया। 14 अप्रैल को बर्लिन में जर्मनी ने यूक्रेन के साथ 20 वर्षों में दोनों देशों के बीच सबसे बड़ा रक्षा समझौता किया। 4 अरब यूरो, जिसमें पेट्रियट मिसाइलें, आइरिस-टी एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम और 350 मिलियन डॉलर से अधिक की राशि विशेष रूप से यूक्रेनी गहराई तक हमला करने वाले ड्रोन के उत्पादन के लिए शामिल है। कारण, लियूटी और FP1 जो यूक्रेन में बनाए गए हैं, रूस के खिलाफ डॉलर के हिसाब से यूरोपीय शस्त्रागार की लगभग आसानी से उपलब्ध किसी भी हथियार की तुलना में अधिक प्रभावी है। यूरोप ने महसूस किया है कि यूक्रेन ने 3 साल की जंग में शून्य से शुरू करके दुनिया की सबसे खतरनाक लंबी दूरी की ड्रोन इंडस्ट्री में से एक खड़ी कर दी है। यूरोप इसे जारी रखने के लिए भुगतान कर रहा है। यही कारण है कि ये कहानी जल्दी खत्म नहीं हो सकती। पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने अनुमान लगाया है कि इन हमलों का प्रभाव कम से कम 2026 के मध्य तक रूसी रिफाइनिंग को दबाए रखेगा। और देखिए, ये एक आशावादी अनुमान है। रूसी तेल उद्योग एक बार में पूरी तरह से ध्वस्त नहीं हो रहा है, ये धीरे धीरे मर रहा है। रिफाइनरी दर रिफाइनरी, धुएं के बाद धुआं। कहानी फिर वहीं आ जाती है जहां से शुरू हुई थी। कहानी फिर उस व्यक्ति के पास लौटती है
जो अपनी छत पर उंगली फेरता है और अपने घर को ढकने वाली तेल की परत दिखाता है। उसके उंगली पर जो काला दाग है वही तेल है जिसका इस्तेमाल पुतिन अपनी जंग को फंड करने के लिए करते हैं। उसके आंगन में फिर बारिश हो रही है, इसीलिए इस कहानी पर नजर रखना हमारे लिए जरूरी है। आपके अनुसार रूस ऐसे हमलों को और कितने समय तक झेल सकता है इससे पहले कि कुछ बड़ा टूटे? कमेंट्स में बताएं आप क्या सोचते हैं। अगर इस वीडियो से आपको इस युद्ध में सचमुच क्या हो रहा है ये समझने में मदद मिली हो तो सपोर्ट जरूर करें। उस दोस्त को भेजें जो अब भी मानता है कि रूस जीत रहा है। लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें ताकि अगले वीडियो मिस न हो। अगले वीडियो में मिलेंगे।